हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका M2M क्लासेस पर। देखिए, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको दो प्रकार के रेस्पिरेशन बताया था, एरोबिक और अनएरोबिक। अब मैं रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गन काम आगे करता है मैं वो बताऊंगा आपको। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, जब कोरोना हो गया था, कोविड-19 हुआ था, तो इनकी फेफड़े की ऐसी क्या वजह थी कि जो बड़े बूढ़े लोग थे, जो ओल्ड पर्सन थे, वो ज़्यादा मर रहे थे। कहते तो थे डॉक्टर कि बड़े बूढ़ों में या जिनमें पहले से कोई बीमारी है, कोरोना में वो ज़्यादा मर रहे हैं, उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। लेकिन जो जवान लोग थे वो कोरोना को भी झेल गए थे। क्यों? और इस ऑर्गन की कैसी क्या बात थी जिसने रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करी। और रेस्पिरेशन की ये प्रोसेस होती क्या है, फेफड़े कैसे काम करते हैं, कोरोना में म्यूकस क्या करता है, और कोरोना में म्यूकस की वजह से व्यक्ति कैसे मरे थे। देखो, ध्यान से पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक डालिए, फेफड़े, लंग्स। आपको बताता हूं, हमें पढ़ेंगे आज लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, 1 सेकेंड, आई हैव टू जस्ट, सपोज कीजिए आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं कोई काल्पनिक बना रहा हूं। देखिए ना, मैं कोई काल्पनिक लंग्स बना रहा हूं आपके लिए। आई नेवर वांट टू यूज पीपीटी। मैं पीपीटी यूज करना नहीं चाहता, लेकिन आपको बता रहा हूं। वन सेकेंड, देखिए, लंग्स है ये अपना, है ना, ये लंग्स हैं। नामकरण मैंने आपको पहले करके बताया था इसका, किसका नामकरण क्या है मैंने बताया था। मैंने आपको नोज पढ़ाई थी, और नोज में मैंने आपको ये भी बताया था कि दो प्रकार से नाक से सांस लेना उचित रहता है। एक तो फर्टिलिटी में काम आता है, फर्टिलिटी बोले तो हमारे एयर फर्टाइल होकर आती है, शुद्ध हवा लेते हैं हम, और कोई ना कोई, और दूसरा म्यूकस बताया था, जिसकी वजह से हमारे नाक में म्यूकस मिलता है और बाल मिलते हैं। जो डस्ट पार्टिकल और कोई सेंसरी ऑर्गन हमें तुरंत मैसेज देता है डायफ्राम को कि कुछ आ गया है उस्ताद, जिसको बाहर निकालो, तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, छींकते हैं। पुराने जमाने में और अब भी बोला जाता है कि एक बार छींक गया तो अशुभ है, 2 बार छींक गया तो शुभ हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। डस्ट पार्टिकल एक बार छींकने से निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर वो देगा कि अभी नहीं निकला तो दोबारा छींकेंगे, जब तक छींकते रहेंगे जब तक कि वो डस्ट पार्टिकल हमारी नाक से नहीं निकल के आता। कौन बताता है? म्यूकस। म्यूकस किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में म्यूकस भी हेल्प करता है ना। ये है, क्या है ये? लिरिंग्स। क्या है ये? लिरिंग्स। मैंने आपको जैसे यहाँ ऑर्गन बताए थे, जैसे श्वास नली के साथ बताया था, वो ग्लोटिस पढ़ाया था। सुना सुना सा लग रहा है ना, ग्लोटिस। अब देखिए, ये क्या है, ये मैं इनको अलग से बना लेता हूं। देखिए, ये आपको दोनों फेफड़ों में दिख रहे होंगे। ये एयर सैक हैं। क्या है ये? एयर सैक। एयर सैक, इनको इंग्लिश उसमें बायोलॉजी, जीव विज्ञान में इनको एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। देखो, ये अब एल्वियोलाई होता क्या है पहले ध्यान से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आगे पढ़ाऊंगा। देखो, आपने पॉलीथिन तो देखी होंगी। पॉलीथिन देखने के चक्कर में आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये एयर बैग होते हैं। जैसे पॉलीथिन होती है ना, अगर पॉलीथिन को हाथ में मैं ऐसे लेके और उसमें ऐसे हिलाऊं पॉलीथिन को, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हवा भर जाएगी और वो कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्स्ट्रैक्ट बोले तो वो हवा के कारण वो फूल जाएगी। ऐसे ही हमारा डायफ्राम क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं, श्वास नली के द्वारा जब हम सांस लेते हैं या फिर अपने माउथ के द्वारा सांस लेते हैं, तो एयर सैक में जो हमारे ये लंग्स होते हैं, इनमें तूफान आ जाता है हवा का। जब इनमें तूफान आ जाएगा तो इसमें है पन्नी। पन्नी बोले तो पॉलीथिन, मैंने आपको बताया। इसमें बैग हैं एयर के, इसमें एयर सैक जो बैग हैं उसमें हवा आने लग जाती है, वो हवा आ जाती है सांस लेने पर, तो ये अपने आप में पॉलीथिन भर जाते हैं हवा से। तो हवा से भर के देखो, ऐसे करके हवा से भर देते हैं और ऐसे रिलैक्स कर देते हैं। कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्स करते हैं डायफ्राम के द्वारा, हवा भर जाती है। ऑक्सीजन या एयर, कोई भी स्मेल भी जब लेते हैं तो हमारी एयर यहां भर जाती है, कौन रिलैक्स करती है, भर जाती है, रिलैक्स करती है। लेकिन अब आ गया कोरोना। पहली बात तो ये समझो ध्यान से कि कोरोना 2001 की बीमारी है।
2001 में आ गई थी ये चाइना में, लेकिन कुछ कारणों से और कुछ बंदिशों की वजह से चाइना ने उसको उजागर नहीं किया, सामने नहीं आने दिया। 2011 में फिर दोबारा बीमारी आई, 2015 में बीमारी आई, लेकिन 15 में कनाडा जैसे देशों को और इटली जैसे देशों को उसके बारे में भनक लगी और उनको पता चल गया कि कोई कोरोना नाम की बीमारी है जो रेस्पायरेशन से प्रभावित होती है, रेस्पायरेशन को प्रभावित कर देती है और व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी से डेथ भी हो सकती है। अब देखो कोरोना क्या करती थी, इसमें ध्यान से देखना। कोरोना क्या करता है, कोरोना 2019 में आया था तो वो क्या करता था कि हमारे जो म्यूकस होता था तो लंग्स में म्यूकस की मात्रा बढ़ा देता था, लंग्स में म्यूकस की मात्रा बढ़ा देता, म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती थी। तो सपोज करो इसमें मात्रा है थोड़ी सी, लेकिन कोरोना की वजह से बैक्टीरिया वायरस की वजह से इसमें म्यूकस की मात्रा बढ़ गई। तो म्यूकस की मात्रा बढ़ने पर ना एयर सैक पे आकर, ये जो एयर सैक होते हैं इन पे आके म्यूकस चिपक जाता था, इन पे म्यूकस चिपक गया। अब जवान और बूढ़ों का मतलब ये था मेरा, अगर इस पे आके म्यूकस चिपक गया तो जो जवान लोग थे जो सांस लेने में और जो इनकी उम्र 20 से लेके 30 के बीच में थी, ये स्ट्रांगली हवा ले सकते थे। स्ट्रांगली बोले तो वो ताकत लगा के भी हवा लेके इस म्यूकस जो एयर सैक थे, एल्वोलाई जो थी, इनके म्यूकस को वो हटा देते थे बाई फोर्स, जोर से या फिर बाई फोर्स। लेकिन वही फोर्स बड़े बूढ़ों पर और ओल्ड पर्सन पर नहीं लग पाता था। अगर ये म्यूकस चिपक जाए इन पर, एयर सैक पर, तो जो हम रेस्पायरेशन में जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन और हवा लेना, कॉन्स्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ही बंद हो जाएगा। खूब जोर से हवा लेने की कोशिश करेगा, लेकिन उन गुब्बारों पर, गुब्बारे बोले तो उन बैग्स पर म्यूकस चिपक जाता था। म्यूकस चिपक गया तो हवा का आना बंद और आदमी फिर फुफर करता था। फुफर करने की वजह से ऑक्सीजन का और गैस का आना बंद होने से, ऑक्सीजन की वजह से, सांस फूलने की वजह से मृत्यु हो जाती थी। सांस तो फूलेगी भाई, उसका लंग्स तो ठीक है, फेफड़े भी ठीक हैं, लेकिन म्यूकस की वजह से एयर सैक में म्यूकस चिपक गया, जिसकी वजह से हवा आर पार नहीं हो पा रही। जवान लोग बाई फोर्स, बाई स्ट्रेंथ के हिसाब से वो जोर से या अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सांस लेने के चक्कर में उस म्यूकस को ही फाड़ देते थे या म्यूकस को हटा देते थे, जिनकी वजह से जो जवान थे वो जिंदे रहे। ठीक है, कारण यही था कि एयर बैग पर जो एयर सैक थे उन पर क्या आ गया था, उन पर म्यूकस चिपक गया था। ठीक है, अब देखो इसके बाद लंग्स के बाद ये क्या है, मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम पंडित जी, आई थिंक ब्राइटनेस ऑफ दिस पैनल इज लो। ठीक है, देखो डायफ्राम क्या है, नहीं अब देखो ठीक है ब्राइटनेस। अब इसके बाद मैं टच करूंगा ब्राइटनेस जाएगी। देखो व्हाट इज दिस, देखो नेक्स्ट टॉपिक डाली डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? इस डायफ्राम देखो ध्यान से, इसको लिखना सब। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कफिंग, इन योनिंग और बहुत सारी चीजों में, जैसे खांसने में, छींकने में। कोई याद करे तो कैसे याद कर सकता, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, लेकिन याद करने पर हमेशा ही छींके और हिचकी आएंगी। डायफ्राम भी काम करता है। देखो इसको ध्यान से लिखो, पहले होता क्या है। देखो डायफ्राम यह एक मांसपेशियों बोले तो मसल्स, यह मांसपेशियों से बनी संरचना है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, है ना, जो करती क्या है, जिसका मेन फंक्शन या मेन काम होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी बोले तो श्वसन तंत्र एवं डाइजेस्टिव सिस्टम इनको सेपरेट करती है। पाचन तंत्र और वो श्वसन तंत्र, ये क्या है? पाचन तंत्र। इनको ये अलग करती है। मैंने बायोलॉजी की अपनी क्लास में
जो मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई थी आपको, मानव कार्य की जब पढ़ा रहा था, सबसे पहले मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम प्रूव किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको डिस्क्राइब किया था। लेकिन होता यह था, मैं आपको उस दिन इस डायफ्राम से नीचे वाला पार्ट पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के वाला। अब मैं आपको यहां से ऊपर वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं, कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला। अब देखिए, आपने इसको तो लिख लिया, ये डायफ्राम का काम होता है, इसको आप अच्छे से उतारो और इसको जरूर लिखो। टेक योर टाइम। मैंने आपको एक चीज बताई, इसके फंक्शन में आपको गिनाऊंगा तो आप ये कहेंगे कि सर हाँ, आज पता चली कि डायफ्राम इतनी हेल्प करता है। आप सपोज करो, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, खाना हमारे ईसोफेगस या आहार नाल में फंस जाता है, तो डायफ्राम के द्वारा बार बार सांस का लेना, और डायफ्राम उसको सांस को कॉन्स्ट्रक्ट और रिलैक्स करता है, कॉन्स्ट्रक्ट रिलैक्स करता है। डायफ्राम माइंड को देता है कि कुछ फंस गया है, और ऊपर नीचे सांस को करो, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमको हिचकियां आ रही हैं और हमको कोई याद कर रहा है। छींक का आना, जैसे डायफ्राम, उसको कोई म्यूकस बोलेगा, माइंड को बोलेगा, माइंड मैसेज देगा डायफ्राम को कि बेटा कुछ फंस गया है, कुछ डस्ट है जो मेरे लिए घातक, कोई विदेशी चीज मेरे माइंड में या फिर मेरी नाक में आ गई है, इसको प्लीज करके मेरी हेल्प करो, बाहर निकलवाओ। तो माइंड मैसेज पहुंचाएगा डायफ्राम को, डायफ्राम जोर से कॉन्स्ट्रक्ट करेगा और हवा को छींक के द्वारा जो म्यूकस फंसा, म्यूकस में जो कुछ फंसा है, जो भी सेंसरी थिंग्स दैट आर सेंसिटिव टू अवर माइंड्स और अवर नोज, दैट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम के हिसाब से और डायफ्राम की हेल्प से हमारा कोई भी सेंसरी थिंग्स जो हमारे माइंड को सेंसिटिविटी दे रही है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। पांडे जी, आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? आप लोग समझ रहे हो? ठीक है, मैं ये आशा कर रहा हूं बच्चों आपको डायफ्राम समझ में आया होगा। छींकने में मदद करता है डायफ्राम, छींकने में समझ में आएगा ना। और खांसी में, खांसी क्या होती है देखो ध्यान से सुनो, कफिंग। कफिंग क्या करती है कि हमारे जो आहार नाल में कुछ खाना जैसे चला जाता है और हम बोलते हैं कि ये तो हमें कॉन्स्ट्रक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प ही नहीं कर पा रहा, जैसे मैं पहुंचू इसको आहार नाल में पहुंचाऊं, आहार नाल में तो जाएगा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसको मैं स्टोमक में पहुंचाऊं, स्टोमक में पहुंचाने के चक्कर में मैं खाना खाते 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 और आपसे बात कर रहा हूं कि बच्चों साइंस पढ़ो, यूपीएससी के लिए पढ़ो, और जनरल साइंस दिल्ली पुलिस के लिए और एसएससी सबको एग्जाम को तोड़ने के लिए पढ़ो, और M2M चैनल को सब्सक्राइब करो। इतना बोलते बोलते मैं कुछ खा लूं तो मेरे जो ग्लोटिस है, एपिग्लोटिस है, वो खुल जाएगा, और वो खुल गया, उसमें तुरंत वही मैं जो बोलते बोलते जो मुनक्का खा रहा था वो पहुंच गया दूसरी नली, दूसरी जैसी नली में पहुंच गया, हवा नली में, तो वो दोबारा डायफ्राम माइंड पहुंचाएगा डायफ्राम को मैसेज कि प्लीज उस्ताद एक बार और हेल्प करो, ये तो कोई अलग जा रहा है। तो आपको खांसी आएगी जोर से, जैसे जोर से खांसी आएगी, जो भी हमारे श्वास नली में फंसा हुआ है, मुनक्का है, उसे आप बाहर एक ही बार में फेंक दोगे और बच जाओगे। अगर वो बाहर नहीं आया तो ऑन द स्पॉट सॉरी, एक इतने छोटे से कारण कि सर मैंने, यमराज जी पूछेंगे आप यहाँ क्यों आ गए, तो यमराज जी बोले सर हमने तो एक मुनक्का खाया था और अपने स्टूडेंट से बात कर रहे थे, हम तो मुनक्का खाने के चक्कर में आ गए। इतनी छोटी वजह नहीं होनी चाहिए भाई मृत्यु की। आप लोग समझ रहे हैं ना? ठीक है, योनिंग क्या होती है? देखो योनिंग, व्हाट इज योनिंग? आपका इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम से एक टॉपिक होता है योनिंग, उबासी बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? उबासी। देखो इसको मैं ना आपको वैसे समझाऊंगा उबासी को एग्जाम्पल से। अरे हो जा, देखो उबासी ऐसे है, मैं आपसे बोलूं कि भाई सामने वाला लड़का रात के 11 बजे तक पढ़ता है, आपके पापा आपसे बोले, आपकी मदर आपसे बोले, लेकिन आप हो के 8 बजे सो जाते हो। तो एक दिन की शाम को आपने सोचा कि मम्मी पापा मुझे देख के सेटिस्फाई नहीं है, मुझे पढ़ना चाहिए रात के 10 बजे तक, ठीक है। लेकिन आपके बॉडी ऑर्गन्स को यह पता है कि जो हमारे उस्ताद हैं वो सो जाते हैं 8 बजे, और 8 बजे वो अपने बॉडी ऑर्गन्स के काम को करना धीमा कर देते, बंद नहीं करते, धीमा करते। बंद कर देंगे तो एनर्जी जो रात को खा के सोए हैं वो यूं की यूं ही मिलती, रात को कुछ खा के सो जाते हैं तो सुबह एनर्जी कहां चले जाती, पूरा खाना कहां चले जाता पता नहीं। देखो आपने कुछ खाया, रात को खाओगे, आपने कुछ खाया और आपके मम्मी पापा ने आपसे बोला कि 10 बजे तक बेटा आपको आज पढ़ना है, और आपने भी सोच लिया, आपने अपनी बॉडी को बता दिया, माइंड को बता दिया कि उस्ताद का आज आदेश है हमको 10 बजे तक पढ़ना है। लेकिन
आपके बॉडी ऑर्गन्स को ये आदत पड़ चुकी है कि 8:30 बजे तक हमारे उस्ताद सो जाते हैं और इनको क्या है, बॉडी ऑर्गन्स के काम को धीमा कर देते हैं। लेकिन पढ़ना आपको है, आपने चाय पी और आप बैठ गए पढ़ने। अब बॉडी ऑर्गन सोच रहे होंगे कि आज पता नहीं क्या हो रहा है, हम तो 8 बजे तक सो जाते थे, बॉडी ऑर्गन काम करना बंद कर देते, ये तो 10 बज गए, 9 बज गए, ये सो ही नहीं रहा। तो जो आप पढ़ रहे हो तो ये आपके बॉडी ऑर्गन्स जबरदस्ती काम करेंगे। जैसे जबरदस्ती काम करेंगे तो ये ऑक्सीजन को ना, तो ग्लूकोज को तोड़ना चालू कर देंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन को क्योंकि जरूरत है और बॉडी ऑर्गन्स को जरूरत है, लेकिन आपके बॉडी ऑर्गन्स ने काम करना जरूर बंद कर दिया है। आपको जरूरत है एनर्जी की, एनर्जी ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा और थकान होगी। जब भी आपको उबासी आती है, थकान होने के टाइम पर आपकी बॉडी बोलेगी कि सर मुझे और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं। और जब पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए तो ऐसा करो, आप अपने जबड़े को जितना खोल सके उतना खोलिए और जितनी ऑक्सीजन एक बार में ले सकते हो लीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी ऑर्गन्स को जरूरत है। आपके बॉडी ऑर्गन्स ने जो काम कर रहे हैं वो काम करना बंद कर दिया है और मुझे जरूरत है। तो आप मुंह फाड़ते हो और जोर से जितनी हवा ले पाते हो उतनी ले लेते हो, उसको ही जमाही, उबासी और यॉर्निंग बोलते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बॉडी ऑर्गन्स की कमी की वजह से और आपकी आदतों की वजह से उबासी आती है। बहुत लोगों को उबासी आ रही होगी बोलने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि ये फिफ्थ सेंस है। उबासी को बार बार बोला जाए और किसी के सामने उबासी ली जाए तो उबासी आती है उसके फिफ्थ सेंस के हिसाब से। ये साइंटिफिक प्रूफ है, क्योंकि एक साइंस का टीचर बता रहा है तो आपको मानना चाहिए। ठीक है, उबासी समझ गए ना? इसको लिखते आ सकते हैं जैसे बलपूर्वक, बलपूर्वक श्वास के साथ, श्वास के साथ इंपोर्टेंट कार्य, इंपोर्टेंट वर्क नहीं, इंपोर्टेंट कार्य करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो भी श्वास बोले तो O2 ली जाती है, उसे योनिंग कहते हैं। उसे योनिंग बोले तो उबासी कहते हैं। क्या कहते हैं? उबासी। आई थिंक यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। मैं आप लोगों को, मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं आपको समझा चुका हूं योनिंग कहते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को देखिए दोबारा और 2x पर आगे देखिए। देखिए, मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑर्गन पढ़ाए हैं कि नोज कैसे काम करती है, लिरिंग्स क्या होता है, फेफड़े कैसे काम करते हैं, एयर सैक क्या होता है, एल्वेलाई क्या होता है, योनिंग क्या होती है, डायफ्राम क्या होता है। अब ये तो हो गया हमारे बॉडी ऑर्गन्स, लेकिन अब बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन भी पहुंचेगी, ऑक्सीजन का परिवहन पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचेगी, उसका परिवहन देखो। कार्बन डाइऑक्साइड हमने तोड़ दिया, ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हम एक्सहेल में थोड़ी निकाल सकते हैं। देखो, मैं आपको एक संगठक बताऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं बिल्कुल सीधा सीधा। आप लोग मुझे एक चीज बताइए, हम नाइट्रोजन है हमारे पर्यावरण में, नाइट्रोजन हम होती है 78% वातावरण में, इसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। इंस्पायरेशन बोले तो अंतर श्वसन, अंतर, एम आई विजिबल, अंतर श्वसन। और होती है एक्सपायरेशन, बहिर्श्वसन बोले तो ऐसा है, जो मैं ऑक्सीजन लेता हूं वातावरण से वो 78% लेता हूं और छोड़ता कितनी हूं, 78 ही छोड़ देता हूं। बोले तो मैं जितना ऑक्सीजन लूंगा उतना, ऑक्सीजन नहीं, जितना नाइट्रोजन लूंगा उतना नाइट्रोजन छोड़ दूंगा। अच्छा, ऑक्सीजन वातावरण से मैं ऑक्सीजन लूंगा 21% और छोड़ूंगा कितनी, 16%। बाकी की ऑक्सीजन कहां गई, पढ़ाऊंगा ध्यान से। ऑक्सीजन बाकी की कहां गई और हमारी बॉडी ने कितनी डाइजेस्ट करी और कितनी हीमोग्लोबिन के साथ चले गई। CO2 लेते हैं 0.04, लेकिन छोड़ते कितनी है, 4%। हाउ इट इज पॉसिबल? हम
कार्बन डाइऑक्साइड ले तो 0.04% रहे, ये कहां से आ गई 4% कैसे? और ले तो बहुत कम मात्रा में रहे, छोड़ 4% रहे। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, मैं बताऊंगा। और कौन सी होती है? एक लेते हैं H2O, जलवाष्प। क्या लेते हैं? जलवाष्प। जलवाष्प कितना लेते हैं? जलवाष्प लेते हैं हम, मैं आपसे जैसे बताऊं, जलवाष्प लेंगे वातावरण के अनुसार। वातावरण बोले तो अगर ठंड है तो ठंड के हिसाब से वो जलवाष्प आएगी, और जैसे वो क्या नाम है, गर्मियां हैं, संक्षिप्त वातावरण। क्या है? संक्षिप्त वातावरण, इसके हिसाब से लेंगे। सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर, सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर के हिसाब से लेंगे और छोड़ेंगे सैचुरेटेड, इसके हिसाब से छोड़ेंगे। संतृप्त या संक्षिप्त, इसको बोलते हैं संतृप्त। अब ये संतृप्त और सैचुरेटेड क्या होता है? देखो, यही कारण होता है कि गर्मियों में हमें ज्यादा प्यास लगती है और ठंड में कम प्यास लगती है, पानी कमी कम होती है। तो हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऑक्सीजन का या गैसों का। क्या डालेंगे क्या आप? नेक्स्ट टॉपिक क्या डालेंगे? संगठक हम डालेंगे गैसों का। डेट वॉज अनदर टॉपिक, वो बहुत अलग टॉपिक है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। गैसों का स्थानांतरण। स्थानांतरण से मतलब यह है कि ऑक्सीजन, या स्थानांतरण लिख सकते हो आप गैसों का परिवहन। परिवहन बोले तो जैसे मैंने ऑक्सीजन भी ली तो पूरी बॉडी में ये कैसे फैलेगी, फिर कैसे जाएगी? जैसे मैं आपको बताता हूं डिटेल में कि हमारे 98% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के हिसाब से जाती है पूरी बॉडी में। देखो ऑक्सीजन क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आपने कॉकरोच लिया, मक्खी ले ली, मक्खी मॉस्किटो ले लिए, मच्छर ले लिए, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स का काम क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है, वो पूरी की पूरी पैकेट होती है, उस पूरे में ब्लड भरा रहता है, बस एक मोटर की तरह पंप होती है, वो पंप चलती रहती है, वही रेस्पिरेशन कर रहा है, वही ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन हमें हमारी नसेज होती है पुली, पुली बोले तो पाइपलाइन बिछ रही हूं, हार्ट से इस हाथ में कनेक्ट हुई है, इस हार्ट से हाथ में भी मैं बोल रहा हूं, मेरे जो मसल्स चल रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन की वजह से चल रहे हैं। देखो मैं बार बार ऐसे भी कर रहा हूं ना, ऐसे, तो ये कॉन्स्ट्रक्शन रिलेक्शन कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा है। अगर मेरा कोई भी बॉडी ऑर्गन हिल भी रहा है तो वहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब यहां से ये ऑक्सीजन दोबारा मेरे फेफड़ों के पास कैसे आएगी जिसे मैं बाहर एक्सहेल कर पाऊंगा? और मैं आपको जैसे वो बता रहा था, इसको तो टॉपिक डालो, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको, इसके अलग वीडियो आएगी। और ये पूरी टॉपिक है गैसों का परिवहन, है ना। मैं आपको बता रहा था जो इंपॉर्टेंट, जो जिज्ञासु बच्चे हैं वो जरूर सोच रहे होंगे कि सर 0.04% तो हम ऑक्सीजन तो आप समझ गए होंगे, मैं बाद में क्वेश्चन ऐसे ये बता रहे थे आप, मैं ऑक्सीजन सोच गए होंगे कि 21% लेते हैं, 16% इसलिए रह जाती है, हीमोग्लोबिन उसको डाइजेस्ट करवा देती है। लेकिन CO2 देखो, CO2 क्या करती है, जैसे CO2 ली हमने कितनी 0.04%, लेकिन निकल रही है 4% बन के। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही हम तोड़ते हैं, किस में तोड़ते हैं? ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। तो जब हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो 6CO2 वाटर और हमारी एनर्जी बनती है। एनर्जी भी कितनी बनती है? 38 ATP, मैंने बताई थी आपको, है ना। तो देखो ये ऑक्सीजन बढ़ी, ये अगर कोई ना कोई हम खाना खा रहे हैं तो कोई ना कोई वेस्टेज बनेगा, मल बनेगा, और मल बनेगा तो कार्बन बनेगा, कार्बन बनेगा तो कोई ना कोई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ली थी 0.04%, बॉडी द्वारा एक्स्ट्रा बना दी जाती है खाने के हिसाब से, इसलिए बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करती है, एक्सग्रेट करती है। अपना नेक्स्ट टॉपिक डालिए गैसों का स्थानांतरण और परिवहन, पढ़ते हैं अगली वीडियो में इस अच्छे और अच्छे कंटेंट के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, सॉरी, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को एंजॉय करें और एग्जाम पास करने के लिए न पढ़ें, काबिल होने के लिए पढ़ें, कामयाबी अपने आप पीछे आ जाएगी। बहुत फेमस डायलॉग है बाबा रणछोड़ दास का, इसको ध्यान से सुने, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गुड डे।